नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमारे स्टेट में ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हम सबको पता है अलग अलग डेट्स पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो डिक्लेयर की है। तो एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स होने हैं। फर्स्ट ईयर प्रमोट हो चुका है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर भी प्रमोट हुआ है, ओनली थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स होने हैं। यानी कुल मिला के ग्रेजुएशन थर्ड ईयर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, एग्ज़ाम्स उनके होने ही हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉलिड स्टेट्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो बुक है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 3D फॉर्म में पढ़नी होती हैं, पर बोर्ड पर अगर बात की जाए तो बोर्ड पर हम उस 3D स्ट्रक्चर को प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को 3D स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपरली समझा सकूं कि कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ में कैसे हम लोग एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग रेडियस कैलकुलेट करते हैं, कैसे दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअल में तो 3D हैं, पर 2D के केस में हम उनको कैसे समझेंगे वो आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो टॉपिक है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहिए क्यूबिक क्रिस्टल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक क्रिस्टल कि क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है। क्यूब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्यूब का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। जो एंगल्स होते हैं यानी जो एक्स वाई जेड है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, अगर मैं 3 एंगल कंसीडर करूं इनसाइड अ क्यूब तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही 90 के इक्वल होंगे। और अगर हम बात करें साइड्स की, साइड ऑफ क्यूब्स, तो ए बी सी, अगर साइड्स हैं ए बी सी तो ए बी सी भी तीनों इक्वल होंगी। और अल्फा, बीटा, गामा जो उनके बीच के एंगल्स हैं वो किसके इक्वल होंगे? 90 के इक्वल होंगे। दिस इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें से हम आज वो तीनों कैटेगरी की मेन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कि मेन प्रॉपर्टीज उनकी क्या है। बाकी हम डिस्कस उसको फर्दर बड़े लेवल पर डिस्कस करेंगे, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मैंने बोर्ड पर लिखा है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक को पढ़ने से पहले एक बार दिमाग में होना चाहिए क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है। मैंने भी आपको क्लियर किया, क्यूबिक क्रिस्टल एक 3D फॉर्म है। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल एक 3D फॉर्म है जिसमें ए बी सी तीनों यानी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और अल्फा, बीटा, गामा जो साइड्स के बीच का एंगल है वो भी कैसा होता है आपका? 90 डिग्री के इक्वल होता है। क्यूबिक क्रिस्टल 3 तरह से फर्दर कैटेगराइज्ड हैं, जिसमें से मैंने सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोगों को पढ़ाया गया है और होता भी यही है कि जो एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जैसे मैंने बोर्ड पर एक सिंपल बॉक्स बनाया है, इसको आप कहेंगे एक यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में हमें ये पढ़ाया गया है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, एन इफेक्टिव का मतलब है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो होते हैं वो 1 होते हैं, किसमें? इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। पर अगर जनरल देखा जाए तो बोर्ड पर जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यूनिट सेल में कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। हर एक कॉर्नर पर मैंने एक एटम को यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, हर एक कॉर्नर पर एक एटम ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि जो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसकी एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? देखने में ऐसा लगेगा 8 एटम्स होंगे, पर एक्चुअल में एक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव एटम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1 होते हैं। कैसे होते हैं आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। ये जो मैंने आपके सामने पेपर रखा, ये पेपर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको यूनिट सेल दिखाई दे रहा होगा, ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर,
ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और एक नीचे की तरफ होगा आठवां। मैं दोबारा गिन रही हूँ, एक बार चेक करिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक इसके बराबर में होगा जो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, वो हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो ये वाला आपका एटम है, ये वाला एटम वो ये वाला एटम हो जाएगा, फिर ये वाला जो एटम है वो ऐसे नीचे वाला ये एटम हो जाएगा, ये वाला जो एटम है आपका, ये वाला एटम वो ये वाला एटम हो जाएगा, इसके नीचे जो एटम है आपका वो ये वाला एटम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम, ठीक है, वो इस वाले एटम को डिनोट कर रहा है, ये वाला एटम इस वाले एटम को डिनोट कर रहा है, ये वाला एटम इस वाले एटम को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर वो एटम इस 8 एटम को डिनोट करेगा। तो इस तरह से 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर पर हमने एक एटम शो किया है। तो इफेक्टिव एटम एक के इक्वल कैसे आ गए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप चेक करिएगा, यहाँ पर ये जो एक यूनिट सेल बना है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल नहीं होगा, बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे। तो अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि मेरा एक एटम कितने यूनिट सेल्स को टच करेगा, एक एटम कितने यूनिट सेल्स को टच करेगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने ये एक यूनिट सेल ड्रॉ किया, ठीक है, हालांकि यूनिट सेल मुझे 3D ड्रॉ करना है, पर यहाँ मैंने इसको समझाने के पर्पज से 2D में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इससे बिल्कुल सटाकर इससे जुड़ा हुआ एक और यूनिट सेल मैंने ऐसे ड्रॉ किया। इज दैट क्लियर? एक यहाँ पर इसके नीचे और एक यहाँ पर इसके नीचे ड्रॉ किया, और यहाँ पर एक एटम को मैंने शो किया। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, ये वाला जो आपका एटम है, ये वाला समझना, ये वाला जो आपका एटम है, अगर वो यहाँ पर मैंने ये शो किया, ठीक है, ये वाला एटम, तो ये वाला एटम कितने सेल्स को टच करेगा वो चेक करना है। देखिए, एक तो ये वाला एटम इस वाले यूनिट सेल को टच कर रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला एटम इस पूरे यूनिट सेल को टच कर रहा है, तो ये तो हो गया पहला यूनिट सेल। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस वाले यूनिट सेल के बराबर में, यानी बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ, इससे सटा हुआ एक और यूनिट सेल हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ के दिखाया, ये पहला यूनिट सेल और इसके बराबर में ये दूसरा यूनिट सेल। तो इस वाले यूनिट सेल के ठीक बराबर में यहाँ से इससे सटाकर जो आप यूनिट सेल जोड़ेंगे वो कुछ ऐसा बन जाएगा, आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे की तरफ जब जुड़ेगा तो ये वाला जो एटम है वो एक इस वाले यूनिट सेल को टच करेगा, और एक जो यहाँ पर आप यूनिट सेल बनाएंगे उसको भी टच करेगा। 2 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इस वाली साइड से सटाकर हम पीछे की तरफ एक और यूनिट सेल बना दें, एक और यूनिट सेल, तो ये वाला जो आपका एटम है वो यहाँ वाले यूनिट सेल को भी टच करेगा। 3rd ये हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा, अगर इस वाले यूनिट सेल से और इस वाले यूनिट सेल से, कौन कौन सा, ये वाला यूनिट सेल और ये वाला यूनिट सेल, इन दोनों से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर अगर आप सेल दिखाएं तो वो हो जाएगा 4th सेल। तो ये वाला जो आपका एटम है वो कितने सेल्स को टच कर रहा है फिलहाल, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? इसको मैं यहाँ भी दिखा सकती हूँ, 1 2 3 4, ये चारों हो गए। ये जो 4 ऐसे सेल्स हैं उन चारों को मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। अब आगे सुनना, इस वाले सेल के ऊपर भी तो एक सेल जुड़ सकता है, यानी मैं इस वाली साइड से जुड़ा हुआ, इस वाली साइड से जोड़कर एक सेल, एक यूनिट सेल को ऊपर की तरफ रख दूं, ऊपर की तरफ रख देंगे तो जो सेल यहाँ पर रखा जाएगा वो भी तो इसको टच करेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये कि एक इस वाले सेल के ऊपर सेल हो सकता है, एक इस वाले सेल के ऊपर भी सेल हो सकता है। ठीक है, इस वाले सेल के ऊपर भी सेल जुड़ सकता है और इस वाले सेल के ऊपर भी सेल जुड़ सकता है। तो 4 तो ये आपको एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। एक इसके ऊपर जुड़ेगा 5वां, एक इसके ऊपर जुड़ जाएगा 6ठा, एक इसके ऊपर जुड़ जाएगा 7वां और एक इसके ऊपर जुड़ जाएगा 8वां। तो इस तरह से ये जो एक आपका एटम है वो 8 यूनिट सेल्स को टच करेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले वाले सेल के ऊपर एक और सेल जुड़ेगा तो यहाँ पर वो 5th सेल मिल जाएगा, सेकंड वाले के ऊपर जो जुड़ेगा उससे हमें 6th सेल मिल जाएगा, इसके ऊपर जुड़ेगा तो 7th सेल मिल जाएगा और इसके ऊपर जुड़ेगा तो 8th सेल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एटम कितने यूनिट सेल्स को टच कर रहा है, 8 को। मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, एक बार देखिए जरा क्या है।
ये जो मेरा हाथ है फॉर एग्जाम्पल ये पहले वाले सेल का सरफेस है, ठीक है। इससे सटाकर मैंने एक इसके बराबर में ऐसे सेल जोड़ दिया, दो आपको है, मैं मेरे दो ही हाथ है तो मैं दो को दिखा सकती हूँ, आपके भी दो ही हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आप सेल जोड़ेंगे इसके ऊपर, ठीक है, वो आप ये समझ लीजिए कि 1 के ऊपर से सेल जुड़ेंगे वैसे होगा, और इसके ऊपर भी सेल जुड़ सकता है। तो इसके ऊपर एक सेल जुड़ेगा इस सरफेस के ऊपर, एक इस सरफेस के, एक इस सरफेस के और एक इस सरफेस के। तो इस तरह से ये एक यूनिट सेल फिलहाल कितने को टच कर रहा है, 4 को। और जब यहाँ 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 भी सेल जुड़ जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये कितनों को टच करेगा, 8 को टच करेगा, ठीक है। अब जरा एग्जांपल से यहाँ पर समझिएगा। देखिए ये जो है आपका स्ट्रक्चर, देखना जरा, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर तो आपको कंप्लीट एटम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में। पर एक्चुअल में ये एटम जो है, ये एटम जो है, एक एटम कितने सेल्स को टच कर रहा है, 8 को। एक एटम 8 सेल्स को टच करेगा, 8 सेल के लिए ये एटम बराबर है। तो ये एटम क्या करेगा, ये एटम अपने 8 टुकड़े करेगा, 8 टुकड़े करेगा और हर एक यूनिट सेल को अपना इक्वल पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, इक्वल पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। एक एटम जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है वो अपने 8 टुकड़े करेगा और हर एक यूनिट सेल को अपना इक्वल पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये स्फेयर है, अगर ये स्फेयर है, स्फेयर मतलब ये हमारा एटम है, इसके मैंने 2 टुकड़े किए तो ऐसे हो जाएगा, बीच में लाइन खींच दी, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे लाइन खींच दी, कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। ऐसे लाइन खींच दी, 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ऐसे लाइन खींच दी तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 8 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो एक एटम के आप कितने पार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल कर तो और भी सकते हैं, पर हमने कितने पार्ट करने हैं, एक एटम के 8 पार्ट करने हैं। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है जो पिज्जा स्टाइल में निकला, ये वाला पोर्शन टोटल का कितना पार्ट है, टोटल का ये है 1/8, क्योंकि टोटल एटम एक है, एक एटम के कितने पार्ट करें, 8 पार्ट। तो ये वाला पार्ट किसे डिनोट करेगा, 1/8 पार्ट को, ये भी किसे डिनोट करेगा, 1/8 को, ये भी किसे डिनोट करेगा, 1/8 को करेगा। तो आप यहाँ चेक करना, ये वाला जो पोर्शन है वो 1/8 को डिनोट कर रहा है, ये वाला पोर्शन भी 1/8 को, ये भी 1/8 को, ये भी 1/8 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप चेक करिए, एक ये है 1/8 1, पहला 1/8 1/8, ठीक है, 1/8 1/8 1/8 1/8 और एक ये और एक ये, 8 एटम्स हैं। हर एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है, 8 एटम दिखाई दे रहा है ना, 8 कॉर्नर है, एक एटम अपना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब एक एटम अपना 1/8 ही तो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है, इसके कितने टुकड़े करने हैं, 8 टुकड़े करने हैं। तो ये वाला जो एटम है इसको कितना देगा, 1/8, इसको कितना देगा, 1/8, इसको कितना देगा, 1/8। तो एक एटम 8 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड होगा और हर एक यूनिट सेल को अपना इक्वल पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ देखना, अब यहाँ पर अगर मैं आपको इससे समझाऊं, इससे, तो ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, ये वाला जो एटम है ये कंप्लीट नहीं है, बल्कि किसके बराबर है, 1/8 के, ठीक है, 1/8। तो मैंने इसको ऐड किया 1/8 प्लस, ठीक, ये भी किसके बराबर है, 1/8 1/8, ठीक है, ये भी किसके बराबर है, 1/8। ऐसे कितने एटम्स हैं इसमें, ऐसे इसमें 8 एटम्स हैं और एक एटम किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 बार 1/8 जोड़ना पड़ेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर पर, कॉर्नर तो 8 ही है, एक कॉर्नर पर कितना एटम बैठा है, पूरा थोड़ी बैठा है, एक कॉर्नर पर 1/8 एटम बैठा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 1/8 से। भाई कॉर्नर तो है 8, एक कॉर्नर पे कितना एटम बैठा है, कितना टुकड़ा है,
1/8 टुकड़ा। तो अगर 8 से 8 कट जाए तो इफेक्टिव एटम्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक के केस में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो है वो 1 होते हैं। भले ही स्ट्रक्चर में वो 8 दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो एटम है ना, इसका केवल 1/8 पार्ट हमें काउंट करना है। किस तरह, 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे कितना पार्ट बैठा है, 1/8 हर एक कॉर्नर पे बैठा है, और कॉर्नर कितने हैं, 8। तो कुल मिला के एटम्स कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ये वाला 1/8 है, ये वाला 1/8 है, ठीक है, ये वाला 1/8 और ये वाला 1/8। आप खुद सोच के देखिए, 1/8 1/8 1/8 1/8 कितना हो जाएगा, 4/8। 4/8 का मतलब होता है 1/2। तो यानी आधा एटम तो ऊपर है। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं ना तो ये आधा एटम बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं नीचे वाले चारों को जोड़ दूं तो वो भी तो आधा एटम बन जाएगा। ऊपर वाला आधा एटम प्लस नीचे वाला आधा एटम प्लस, तब जुड़ के कितना बनेगा, 1 एटम बनेगा। तो जब ये 8 पीसेस जुड़ेंगे तब वो 1 एटम के बराबर होगा। इसलिए एन इफेक्टिव यहाँ कितना है, आपका 1 है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं बीसीसी पे। बीसीसी के केस में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगी सिंपल क्यूबिक से थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। इसमें क्या होगा, फिर से वही 8 कॉर्नर पे हमें 8 एटम्स तो दिखाने ही हैं। 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम, क्योंकि इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड, तो इसमें एक एटम जो होगा वो अंदर बॉडी के सेंटर पर भी होगा। ठीक है, ये तो बोर्ड की स्ट्रक्चर हुई। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो इसकी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए, हमेशा जर्नली बुक्स में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई देगी, पर एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये वाली। ठीक है, अब इस केस में अगर एन इफेक्टिव निकाला जाए, इस केस में अगर एन इफेक्टिव निकाला जाए तो देखिए कैसे निकलेगा एन इफेक्टिव। देखिए, ये 1/8, ये 1/8 1/8 1/8। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े जब मिलेंगे तो आधा एटम बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह 1/8 1/8 1/8, और एक इसमें दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ है, तो इधर वाले जब 4 टुकड़े मिलेंगे तो वो आधा एटम बनाएंगे। कॉर्नर में इधर 4, कॉर्नर में इधर 4 टुकड़े हैं, तो आप कैसे इसको लिखेंगे, एन इफेक्टिव। एन इफेक्टिव, देखिए जो कॉर्नर एटम है, कितने हैं, कॉर्नर है 8। एक कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक सेल को वो अपना कितना पार्ट देगा, 1/8 पार्ट देगा। अभी मैंने आपको समझाया था, प्लस ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है, आप देखिए ये पूरा स्फेयर, ये पूरा एटम, ये पूरा गोला इसी यूनिट सेल के अंदर है। ये अंदर वाला जो गोला है ना बड़ा सा, ये किसी दूसरे सेल को टच नहीं करेगा। कॉर्नर एटम कितने सेल को टच करता है, 8 को, पर बॉडी सेंटर जो है वो एक ही पूरे यूनिट सेल के अंदर होगा, किसी दूसरे सेल को टच नहीं करेगा। तो बॉडी सेंटर एटम अपना कंप्लीट पार्ट यानी पूरा एक पार्ट एक ही सेल को देगा। तो बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। कट करके कितना आ जाएगा आपका, 1 + 1 यानी 2। तो इस तरह से बॉडी सेंटर्ड के केस में एन इफेक्टिव कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं। अब चलते हैं फेस सेंटर्ड पे। ठीक है, फेस सेंटर्ड नाम से पता चल रहा है, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, कॉर्नर पे तो एटम आपके होंगे ही जैसे पहले थे। अब हर एक फेस के सेंटर पर भी एटम होगा। तो जैसे ही आपका मैंने यहाँ पर क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया, अब हमें क्या पढ़ना है, एफसीसी। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पर आपको 8 एटम्स तो फिर से दिखाने ही होंगे। ठीक है, और अब यहाँ फेसेस चेक करते हैं। एक फेस हो गया ये वाला, जिसपे मैंने मार्कर चलाया, दिस इज फेस नंबर 1, दिस इज फेस नंबर 2, इसके ठीक अपोजिट। तो एक यहाँ इसके सेंटर पे, एक यहाँ इसके सेंटर पे, 2 हो गए फेस सेंटर्ड। एक के ऊपर वाला फेस और एक के नीचे वाला फेस, एक इसके सेंटर पे, एक इसके सेंटर पे, 4 हो गए फेस सेंटर्ड। एक ये आगे वाला फेस जो आगे की तरफ होगा, ठीक है, एक ये वाला फेस, इसके सेंटर पे मान लीजिए यहाँ एटम आ जाएगा,
और एक के पीछे वाला फेस इसके सेंटर पे यहाँ आ जाएगा। तो कितने फेस हुए? 6, दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक आगे, ये हो गया आगे, और एक हो जाएगा ये आपका पीछे। 6 फेस। तो कितने फेस सेंटर्ड एटम होंगे? 6 फेस सेंटर्ड एटम होंगे। ठीक है, अब इसमें काउंट करते हैं कैसे निकलेगा एनिफेक्टिव। देखिए कैसे निकलेगा। कॉर्नर एटम कितने हैं? 8। एक कॉर्नर एटम अपना कितना पार्ट इसे कंट्रीब्यूट करने वाला है? 1/8। ठीक है, प्लस फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। देखिए जैसे मेरा हाथ एक फेस है, ऐसे ही तो होगा। अगर मैं इस वाले पार्ट को अपने हाथ की जगह ट्रीट करूं, तो ये जो फेस सेंटर्ड एटम होगा ना, इसका आधा पार्ट, जिसे जैसे कहते हैं ना चांद बन गया या हाफ सर्कल, हाफ स्फेयर, तो आधा पार्ट तो इधर निकला हुआ होगा। ठीक है, आधा पार्ट इधर निकला हुआ होगा, पूरा पार्ट जुड़ जाएगा तभी तो एक एटम बनेगा। तो ये जो फेस सेंटर्ड एटम होता है, ये क्या करेगा? देखना जरा, ये जो फेस सेंटर्ड एटम है, ये कितने सेल को टच करेगा? एक तो इसे ही कर रहा है ना, ये वाला एटम एक तो इसी सेल को टच कर रहा है, और अगर मैं इसके ऊपर एक सेल जोड़ दूं तो ये वाला एटम उसे भी तो टच करेगा, तो इसका आधा पार्ट तो इसे जाएगा और आधा पार्ट ऊपर वाले को जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला फेस सेंटर्ड एटम एक तो इसको टच कर रहा है जो मैंने बनाया है, और अगर मैं इसके बराबर में एक यूनिट सेल जोड़ दूं तो ये उसे भी तो टच करेगा। तो एक फेस सेंटर्ड एटम 2 सेल को टच करता है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, एक तो ये इसे ही टच कर रहा है, और साथ ही साथ ये वाला जो एटम है, अगर मैं इस वाले सेल से, इस वाले सरफेस से सटा हुआ एक सेल और जोड़ दूं तो ये उसे भी टच करेगा। समझ में आ रही बात? इस तरह से अगर ये एक फेस है तो जो फेस सेंटर्ड एटम होगा वो एक तो इधर वाले सेल को भी कंट्रीब्यूट करेगा और एक इधर वाले सेल को भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर फेस ऐसे है तो फेस सेंटर्ड एटम ऊपर वाले सेल को भी कंट्रीब्यूट करेगा, नीचे वाले सेल को भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और अगर फेस ऐसे है, ऐसे, तो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आधा जो एटम है वो इधर आ जाएगा मेरी तरफ और आधा एटम निकल जाएगा आपकी तरफ। तो हर एक फेस सेंटर्ड एटम 2 यूनिट सेल को टच करेगा, दोनों को बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेगा। तो इधर वाले सेल को कितना देगा? अपना हाफ पार्ट यानी 1/2। इधर वाले को भी कितना देगा? 1/2 देगा। तो देखिए एनिफेक्टिव कैसे निकलेगा। ये तो कॉर्नर एटम का हो गया। फेस सेंटर्ड एटम है कितने? 6, 1 2 3 4 5 6 एटम्स हैं। हर एक फेस सेंटर्ड एटम कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2। 1/2 तो ये आ जाएगा 1 + 3, यानी एनिफेक्टिव कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो अगर बात करें सिंपल क्यूबिक, एनिफेक्टिव इज 1, बात करें बीसीसी, एनिफेक्टिव इज 2, बात करें एफसीसी, देन एनिफेक्टिव इज 4। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब निकालते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। व्हाट इज आर? जो एक एटम है उसकी रेडियस है आर, एक एटम जो है उसकी रेडियस है आर। और अगर मैं बात करूं ये वाला एटम, थोड़ा बड़ा सा बना दूं, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इनके जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, इस वाले एटम से इस वाले एटम के सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है उसको ए बोलते हैं, दैट इज नेबरिंग डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो है ए, और एक जो सेंटर है आपका, सॉरी जो एक एटम है उसका रेडियस कितना है? आर। तो अब हमें ये निकालना है कि ए में और आर में क्या क्या रिलेशन होगा अलग अलग केसेस में। तो पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक की। देखिए सिंपल क्यूबिक का केस कैसे बनेगा। सिंपल क्यूबिक जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, आप जरा चेक करना। अगर मैं सिंपल क्यूबिक का केवल एक फेस बनाऊं, कौन सा फेस? जहां मैं मार्कर चला रही हूँ, आप जरा ध्यान देना, यहां से लेके ये और ये एक फेस अगर बनाया जाए, एक फेस, तो कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इस वाले फेस पे यहाँ पे आपको एक एटम दिखाना है, एक एटम यहाँ दिखाना है, एक एटम यहाँ दिखाना है और एक एटम यहाँ दिखाना है, 4 एटम दिखाना है। और ये जो आप चारों एटम है ये भी चेक करिए, चारों एटम, ये इसको टच कर रहा है, 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 चारों एटम एक दूसरे को टच करेंगे। तो मैं कोशिश कर दूँ थोड़ा सा इसको बनाने की, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये चारों एटम्स एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? ए। इज दैट क्लियर? ए इज इक्वल्स टू, ऐसे तो होगा, यहाँ से और यहाँ तक ये है पहले वाले एटम का रेडियस, जो कि कितना है? आर।
ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक ये दूसरे वाले एटम का रेडियस है, तो ये भी कितना हो गया r। तो सिंपल क्यूबिक के केस में a इज इक्वल्स टू कितना होता है 2r होता है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा a होगा, ये जो r है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r मतलब पहले एटम की रेडियस और ये दूसरे एटम की रेडियस, तो जो टोटल a होगा वो किसके बराबर होगा 2r के इक्वल होगा। यहाँ से ये r और यहाँ से आपका ये r, तो a इज इक्वल्स टू 2r किसके लिए हो गया फॉर सिंपल क्यूबिक। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड की, अगर बात की जाए बॉडी सेंटर्ड की तो कैसे बनेगा, देखिए बॉडी सेंटर्ड के केस में एक एटम तो आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए होंगे, पर मैं क्योंकि ये 3D केस में बनना है और मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकता है। एक एटम आपको यहाँ पे दिखाना है ऐसे, ठीक है, एक कॉर्नर एटम आपका ये हो जाएगा ऐसे, और जो एक बीच में बॉडी सेंटर्ड एटम होगा वो ऐसे हो जाएगा। अब आप जरा इस डायग्राम में चेक करिए, ये आपका डायग्राम है, जरा चेक करना प्लीज। देखिए मान लीजिए मैंने ये वाला आइटम बनाया, ये वाला आइटम बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी r हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, जो बॉडी सेंटर्ड एटम है वो तो पूरा अंदर यूनिट सेल के अंदर है ही, और आप देखो बॉडी सेंटर्ड एटम इसे भी टच कर रहा है, इसे भी टच कर रहा है ना, इसे भी टच कर रहा है, इसे भी टच कर रहा है, तो हर एक कॉर्नर एटम को, ये भी कॉर्नर एटम, ये भी कॉर्नर एटम, इन दोनों कॉर्नर एटम को बॉडी सेंटर एटम जो है वो टच करेगा। बॉडी सेंटर एटम तो पूरी तरह से अंदर ही है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी डायमीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी r। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके और यहाँ तक के डिस्टेंस की, तो कितना होगा r प्लस 2r प्लस r, यही तो होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा a। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी a होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी a, एक एटम से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी a। डायग्राम में आपको लग रहा होगा ऐसा कि ये वाली डिस्टेंस तो छोटी है, नहीं ये क्यूब है तो ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। यहाँ से यहाँ तक भी a, एक एटम, यहाँ पे भी एटम होगा, यहाँ पे भी एटम है, एक एटम से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस a, एक एटम से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस a, एक एटम से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस a। ठीक है, यहाँ तक होंगी ये। अब इस केस में आप अगर चेक करें हमें क्या निकालना है a और r में रिलेशन, तो देखिए मैं क्या करूंगी, अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया, मैंने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया। अब क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अल्फा बीटा गामा है एंगल्स बिटवीन साइडेड्स वो होते हैं 90 के इक्वल। तो ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, जरा ध्यान देना, यहाँ से लेके ये और ये वाला जो आपका ट्राइंगल है ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस जिसे मैंने x मान लिया, तो कैसे निकलेगा x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर a स्क्वायर, और ये हो गया आपका बेस, तो ये भी कितना हो गया a स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना आ गया 2a स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी a√2। समझ में आती है बात। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी a√2। अब आगे क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, कौन से ट्रायंगल में, यहाँ से लेके ये और ये, जिसको मैंने नाम रख दिया a b c, ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको a b c। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेनस कितना होगा, ये पूरी लाइन कितनी होगी r प्लस 2r प्लस r यानी 4r। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी a स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर a स्क्वायर, और बेस मैंने अभी यहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ से यहाँ तक ये बेस होगा कितना है a√2, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू 2, ऐसे ही तो होगा स्क्वायर करके 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r इज इक्वल्स टू √3a। आप अब चाहें तो यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और आप चाहें तो यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और लास्ट अब हम चलते हैं FCC। FCC पे अगर मैं चलूं तो FCC का जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसका एक फेस, वो देखिए कैसे होगा।
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं बोर्ड पे तो ये एक फेस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा फेस, ठीक है। एक एटम यहाँ पे होगा कॉर्नर एटम, एक कॉर्नर एटम आपका यहाँ पे होगा, एक कॉर्नर एटम आपका यहाँ पे होगा जो इसको टच करेगा, ठीक है। एक कॉर्नर एटम आपका यहाँ पे होगा और एक बीच में होगा आपका फेस सेंटर्ड एटम। जरा चेक करिएगा, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम एंड फेस सेंटर्ड एटम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली ए होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी। और अगर मैं इसको मिला दूं तो देखिए ये तो होगा आर, है ना, आर, क्योंकि आधा होगा। जो फेस सेंटर्ड एटम है जरा चेक करिए, वो तो पूरा है ना, यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है उसका पार्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2r। तो ये हो जाएगा आपका 2r, भले ही छोटा बन रहा हो बोर्ड पे, और ये भी कितना हो जाएगा आपका r हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, r प्लस 2r प्लस r, ये हो जाएगा आपका 4r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर a स्क्वायर प्लस बेस भी कितना आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, 8 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, 2 रूट 2 r इज इक्वल्स टू a। दिस इज रिलेशन बिटवीन r एंड a इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, ठीक है। तो आज हमने SC, BCC और FCC पढ़ा, उसके एनिफेक्टिव कैलकुलेट किया और R और A में रिलेशन कैलकुलेट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटॉमिक मास फ्रैक्शन F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और भी इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ग्रेजुएशन 3rd ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।